जिसको गरीबी का खुद अनुभव नहीं, वो गरीबी मिटाने का काम नहीं कर सकता। भारत में जिन लोगों ने समाजवाद का नारा दिया और जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने स्वयं कभी निर्धनता का अनुभव नहीं किया था, उसकी पीड़ा को नहीं समझा था। भाषा में उसकी अभिव्यक्ति संभव थी, लेकिन आचरण में उसको उतारना उनके लिए मुश्किल था। ये आवाज है अपने विद्रोही तेवर के लिए मशहूर भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। उनका जिक्र आते ही याद आता है उनके साउथ एवेन्यू लेन वाले घर का कमरा। प्रशंसकों से घिरे फर्श पर बैठे कंबल लपेटे चंद्रशेखर गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। उनकी इसी भंगिमा पर एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था, ऐसा लगता है कोई शख्स प्लेटफॉर्म पर पालथी मारे बैठा किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, एक वीडियो मैगजीन के वरिष्ठ पत्रकार ने उनसे ये पूछने की हिमाकत कर डाली कि क्या ये सही है कि देश का नेता बिना कंघी किए और बिना इस्त्री किए हुए कुर्ते में हर जगह घूमता दिखाई दे। कोई और प्रधानमंत्री होता तो उसने उस पत्रकार को कमरे से बाहर निकलवा दिया होता, लेकिन चंद्रशेखर ने मुस्कुरा कर कहा था, कड़वे शब्द बोलकर आप महान पत्रकार नहीं बन जाते। एक जमाने में चंद्रशेखर के सूचना सलाहकार रहे और इस समय जनता दल यू के सांसद हरिवंश बताते हैं, समय मिला होता तो देश के सबसे इफेक्टिव प्रधानमंत्री होते। और बहुत संक्षेप में मैं 4 चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। उनका कार्यकाल तो 4 महीने का ही था, बाकी तो कार्यवाहक के रूप में थी। उस 4 महीने में अयोध्या विवाद, पंजाब समस्या, असम चुनाव, कश्मीर समस्या, इन चारों ज्वलंत और सबसे गंभीर चुनौतियों को उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की और बहुत हद तक उन चीजों को आगे ले गए। वो रह गए होते कुछ 1 महीने और तो अयोध्या विवाद सुलझ गया होता। बल्कि मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं उन दिनों उनके साथ रहा हूं, वो बहुत कम समय में इन समस्याओं को एक जो सबसे बड़े संकट के रूप में देश में देखी जा रही थी, उनको हल करने की ओर ले जा रहे थे, इसलिए उनकी सरकार गिराई गई। वो निर्णायक राजनेता थे, फैसला लेना जानते थे। जब उन्होंने देश की गद्दी संभाली तो आपको याद होगा कि वो मंडल के सवाल पर आधा देश कर्फ्यू में डूबा हुआ था। उससे निकालने से लेकर के इन सारी समस्याओं पर, जो अपने समय की सबसे कठिन समस्याएं थी, उन पर निर्णय लेना। और सबसे बड़ा निर्णय तो मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा, 1991 की अर्थनीति देन थी कांग्रेस की और वीपी सिंह सरकार की। जब वो प्रधानमंत्री बने तो 2 दिन के अंदर वित्त सचिव ने आकर कहा कि सर 21 दिन का 3 सप्ताह का बमुश्किल फॉरेन एक्सचेंज रह गया, क्या किया जाए। चंद्रशेखर जी ने पूछा कि भाई क्या आप हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे? उन्होंने कहा कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने किसी ने साहस नहीं किया, कहा कि इसको रखे रहिए आगे के लिए। यानी देश बिल्कुल दुनिया के बाजार में कंगाल होने की स्थिति में पहुंच जाए और उस पर कोई फैसला न ले, पर चंद्रशेखर जी उसका जोखिम जानते थे और उन्होंने तुरंत फैसला किया। नेहरू के भारत के बाद के जितने भी राजनीतिक रोल हो सकते थे, चंद्रशेखर ने बखूबी निभाए। समाजवादी आंदोलन, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ बगावत, आधुनिक राजनीति का पहला यात्री, अवसरवादी, मेंटोर, दोस्त, धारा के खिलाफ चलने वाले और न जाने क्या क्या। यारों के यार कहे जाने वाले चंद्रशेखर के लिए अपने परिवार के लिए बहुत कम समय होता था। चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर याद करते हैं, जिस तरह के राजनीतिक वो थे तो समय बहुत कम परिवार को दे पाते थे। एक बार एक व्यक्ति को मुझे परिचय करा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा घर का नाम मिंकू है, कि मिंकू, अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा जो स्कूल का नाम नीरज शेखर है वो भूल गए थे उस समय। वो ज़मीनी राजनीतिक थे और वो हमेशा ये बात कहते थे कि अगर राजनीति करनी है तो उसके लिए भारत को समझना, इस देश को समझना, इस देश के गांव को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा समय घूमने में लगाते थे। मेरे को तो कई लोग जानते भी नहीं थे। जब सांसद बना तब उनको पता चला चंद्रशेखर जी का दूसरा बेटा भी कोई था। मेरे बड़े भाई साहब को लोग जानते थे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने हम लोग को पूरी छूट दी थी। और पढ़ाई के मामले में वो हमेशा, हमारे चाचा जी जो थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो पिताजी कहते थे किसी को तुम ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, जितना पढ़ना होगा ये सब पढ़ लेंगे बच्चे, ज़बरदस्ती नहीं करते। इसे भारतीय राजनीति की विडंबना ही कहा जाएगा कि घाट घाट का पानी पिए हुए चंद्रशेखर के सामने जब 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो उनके साथियों ने ही उनके साथ छल किया। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख और जाने माने पत्रकार राम बहादुर राय याद करते हैं, उड़ीसा भवन में एक मीटिंग हुई
जहां चंद्रशेखर जी को भी बुलाया गया। यही दरअसल उनके साथ छल हुआ, जहां उनको ये समझाने की कोशिश हुई कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो उम्मीदवार नहीं है। देवीलाल के नाम पर चंद्रशेखर को सहमत कराया और यही बात उनको बता करके सेंट्रल हॉल में लाया गया। ये पूरा इसको मास्टरमाइंड कौन कर रहा था? ये अरुण नेहरू और कहना चाहिए कि उस समय रामनाथ गोयनका के जो भी सहयोगी रहे होंगे उनमें से गुरुमूर्ति का मैं नाम ले सकता हूँ। ये बताइए, चंद्रशेखर देवीलाल के नाम पर सहमत कैसे हो गए? देवीलाल स्टेचर में उनसे ऊपर तो नहीं थे। चंद्रशेखर विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं बन रहे हैं और देवीलाल बन रहे हैं। मैं अनुमान लगाता हूँ कि चंद्रशेखर क्यों सहमत हुए। उन्होंने ये देखा कि देवीलाल अगर बनते हैं तो उनका चांस बनेगा, क्योंकि देवीलाल संभाल नहीं पाएंगे और देवीलाल निर्भर रहेंगे चंद्रशेखर पर। परंतु उनको इसका अंदाज नहीं था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाने के लिए ये चाल चली गई है। और फिर जब देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम प्रपोज किया होगा तो आप तो देख रहे थे चंद्रशेखर के चेहरे पर क्या भाव आ रहे थे। चंद्रशेखर गुस्से में थे और उन्होंने वो तुरंत वहाँ से उठ करके और बाहर आकर के प्रेस को कहा भी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। बहरहाल ये सरकार 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखते हैं। एक दिन अचानक 11 बजे रात को मेरे पास रोमेश भंडारी का फोन आया कि आप मेरे घर कॉफी पीने के लिए आइए। मैं समझ गया कि पहले से बिना तय किए हुए रात 11 बजे कोई कॉफी पीने के लिए क्यों बुलाएगा। मैं वहां गया तो राजीव गांधी बैठे हुए थे। हमारी उनकी बात हुई, लेकिन सरकार बनाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक आर.के. धवन मेरे पास आकर बोले कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं धवन के यहाँ गया तो वहाँ राजीव गांधी पहले से बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप सरकार बनाएंगे? मैंने कहा, सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक आधार नहीं है। मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। मैंने कहा, अच्छा होगा कि कांग्रेस के लोग भी सरकार में शामिल हों। अगर बड़े नेताओं को शामिल होने में कोई दिक्कत है तो कुछ नौजवानों को इसकी छूट दीजिए। राजीव ने कहा, 1-2 महीने बाद हमारे लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे। सवाल उठता है कि चंद्रशेखर जैसे शख्स ने राजीव गांधी के इस आश्वासन पर विश्वास कैसे कर लिया। राम बहादुर राय बताते हैं कि उन्होंने यही सवाल चंद्रशेखर से पूछा था। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार बनाने के लिए मैं देश हित में तैयार हुआ, क्योंकि उस समय का जो माहौल था वो खून खराबे का था और मुझे ये मालूम था कि मेरी सरकार नहीं चलेगी। लेकिन जब राजीव गांधी की ओर से समर्थन का प्रस्ताव आया तो मुझे लगा कि कम से कम आग बुझाने का काम मैं कर सकता हूँ। तो चंद्रशेखर सरकार बनाने के बारे में बहुत आतुर रहे हों ऐसा मुझे नहीं लगता है, परंतु जब अवसर मिला तो उनको ये लगा कि हमको ये अवसर का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि एरर ऑफ जजमेंट था बहुत बड़ा चंद्रशेखर की तरफ से? एक बार इस तरह की घटना हो चुकी थी, इंदिरा गांधी चरण सिंह को धोखा दे चुकी थी। उनको नहीं लगा कि राजीव गांधी भी उनके साथ वही सलूक करेंगे? चंद्रशेखर जी मेरा ख्याल है कि ये समझते तो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ये चौधरी चरण सिंह से भिन्न 2 परिस्थितियां थी। चौधरी चरण सिंह के पास भी 64 सांसद ही थे, चंद्रशेखर के पास भी 64 सांसद ही थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह को अवसर नहीं मिला कि वो लोकसभा को फेस कर सकें। दूसरी तरफ राजीव गांधी ने प्रेस को और शायद बातचीत में चंद्रशेखर को भी कहा हो, जब लोगों ने पूछा कि आप चंद्रशेखर की सरकार को कितने दिन चलाएंगे, तो राजीव गांधी का जवाब था कि विश्वनाथ प्रताप की सरकार से 1 महीना ज़्यादा। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार 11 महीने चली थी, तो राजीव गांधी के ही वचन को अगर माने तो 12 महीने ये सरकार चलनी थी। चंद्रशेखर ये साबित करना चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, और ये दोनों बातें उन्होंने साबित किया।
सरकार बनाने के तीसरे दिन ही चंद्रशेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में वित्त सचिव विमल जालान ने उन्हें एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि हालात इतने खराब हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ेगा। चंद्रशेखर लिखते हैं, पद संभालने के तीसरे दिन मैंने अफसरों की बैठक बुलाई। वहीं वित्त सचिव विमल जालान ने मुझे एक नोट दिया। उसमें लिखा था कि हालात इतने खराब हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा कि आपके नोट का जो आखिरी वाक्य है उसके बाद आपको वित्त सचिव की कुर्सी पर बने रहने का क्या औचित्य है? ये स्थिति एक दिन में पैदा नहीं हुई होगी, महीनों में बनी होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इससे निपटने के लिए पिछले दिनों क्या कदम उठाए गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने वित्त सचिव को हटा दिया। इसी तरह 2 प्रधानमंत्रियों के प्रिय पात्र रहे बीजी देशमुख मुझसे मिलने आए। आते ही अभिमान भरे अंदाज में फरमाया, क्या आप समझते हैं कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ? मुझे टाटा के यहाँ से कई साल पहले से ऑफर है। मैंने सोचा भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ ये शख्स टाटा की नौकरी के बल पर यहाँ बना हुआ है। जिंदगी में पहली बार अपने घर में किसी आए हुए व्यक्ति से बात करने के बजाय मैं उठा और कमरे के बाहर चला गया। मैंने उनसे कहा, आप यहाँ से जा सकते हैं। चंद्रशेखर के प्रधान सचिव रहे एस.के. मिश्रा एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं कि किस तरह चंद्रशेखर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सीधे फोन कर कुछ स्वीडिश इंजीनियरों की जान बचाई थी जिनका कश्मीरी पृथकतावादियों ने गुलमर्ग में अपहरण कर लिया था। कुछ स्वीडिश इंजीनियर्स गुलमर्ग में किडनैप हो गए थे, तो स्वीडिश एम्बेसडर मेरे पास आया, मैं ले गया चंद्रशेखर के पास। खैर जब चले गए तो कहने लगे ये तो बहुत बुरा हुआ। नवाज शरीफ से बात करते हैं, टेलीफोन करते हैं और एग्जैक्ट वर्ड्स में कहते हैं, भाईजान वहाँ बैठे बैठे क्या बदमाशी कर रहे हो? तो क्यों, क्या हो गया? अरे कहने इंजीनियर ने आपको क्या बिगाड़ा? अंध पकड़ लिया ज़बरदस्ती। कहने उसमें तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो मिलिटेंट से। कहने देखो भाईजान, असलियत हमें मालूम, असलियत अब प्रेस में मुझे जानना नहीं। ऑन ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस कल सुबह तक छूट जाने चाहिए और मुझे कुछ सुनना नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग पेपर में आया कि वो लोग एस्केप कर गए। तो लेटर मैंने पाकिस्तान एम्बेसडर को बताया, हाई कमिश्नर को बताया। कहना अच्छा व्हाट ए कोइंसिडेंस। प्रधानमंत्री रहते हुए भी चंद्रशेखर अपने सरकारी घर 7 रेस कोर्स रोड में कभी नहीं रहे। वो या तो 3 साउथ एवेन्यू वाले घर में सोते या भोंडसी के भारत यात्रा आश्रम में। नीरज शेखर बताते हैं, उनका दिन शुरू होता था 4:30 बजे से। थोड़ा योगा करते थे, थोड़ा व्यायाम करते थे, फिर पढ़ते थे, लिखते थे। उसी समय जब भोंडसी में रहते थे, गुड़गांव में जो उनका आश्रम था, तो वहाँ वो पहाड़ी पे चले जाते थे। और जब तक वो रहे, मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर वो रोज़ चलते होंगे। खाना बड़ा सिंपल, रोटी सब्जी, जो एक साधारण व्यक्ति गांव में खाता होगा। नॉनवेज उन्होंने छोड़ दिया था, शाकाहारी थे करीब 40 साल जीवन के। मैं देखता था कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद और प्रधानमंत्री के बाद जब भी वो बलिया गए, वो कमरा आज देख लेंगे तो मैं नहीं जानता आज के कोई भी वरिष्ठ नेता, कोई भी, मैं किसी को भी कह रहा हूँ, वैसी स्थिति में रह सकता है जहाँ कोई एसी नहीं, कूलर नहीं, और जहाँ मई के महीने में 45-46 डिग्री हो और वहाँ रहे। वो हमेशा कहते थे मुझे सर्दी ज़्यादा लगती, गर्मी से मेरे को कोई परहेज़ नहीं है। और खेतों में चले जाना शौच करने के लिए, वहाँ बाथरूम बना नहीं था जब। तो ये व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो गांव में रहा है, जो गांव को जानता है, वही कर सकता है। चंद्रशेखर ने अपने छोटे से कार्यकाल में अयोध्या विवाद सुलझाने की पूरी कोशिश की। बाद में उन्होंने लिखा भी कि अगर उन्हें 2 महीने का वक्त और मिल जाता तो बाबरी मस्जिद विवाद सुलझ गया होता। चंद्रशेखर के नजदीकी और उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री रहे कमल मुरारका बताते हैं, मुझे जो लगता है कि बाबरी मस्जिद का जो इन्होंने फैसला करा दिया, उन्होंने शरद पवार को कहा, शरद पवार ने राजीव गांधी को कहा, उसने कहा उनको बोलिए 2 दिन रुक जाए, मैं जा देख लेता हूँ उसको। 2 दिन रुक के उसने सरकार सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। हिंदुओं का ये सब थे, अपने विश्व हिंदू परिषद वाले, ये मिलने आए। उसमें मीटिंग में मैं था और बाबरी एक्शन कमेटी थी, वो आए थे। तो चंद्रशेखर इनको कहा, देखो भाई ऐसा है, तो हिंदुस्तान में 6 लाख गाँव है, क्या होगा? पहले हिंदुओं को कहा कि देखो मैं चीफ मिनिस्टर के कंधे पे बंदूक नहीं रखता हूँ, मैं खुद ऑर्डर दूंगा फायरिंग का, अगर आप लोगों ने उस ढांचे को छुआ
तो आपके 5 साधु मरेंगे कि 500 मरेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? वो तो मंदिर के लिए मर रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। तो जरा देखिए, कोई विचित्र आदमी आ गया, प्राइम मिनिस्टर कमरे में धमकी दे रहा है। ये रामलीला मैदान पे बोलना अलग बात है। वो लोग आए, उनको भी समझा दिया कि देखो भाई, दंगा फसाद करने से कंट्री कैसे चलेगी। 4-5 दिन बाद दोनों आ गए, हम बात करने को तैयार हैं। तो कहा अच्छा तुम लोग बात करो, 2 रूल हैं अपने। एक तो प्रेस में कोई कुछ नहीं बोलेगा जब तक बात चल रही है, और एक भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ये दोनों आपके साथ बैठेंगे। बात चालू हो गई। 15-20 दिन, 1 महीने में तो दे केम टू अ सोल्यूशन। और क्या था सोल्यूशन? बहुत सिंपल था। मुसलमानों की 2 डिमांड थी कि ये तो हम आपको दे देंगे। उनकी 2 डिमांड थी, एक दूसरी जमीन मिल जाए मंदिर बनाने के लिए, वो तो आसान है। सेकंड कि एक कानून पास हो जाए कि काशी मथुरा वगैरह ओपन नहीं होगा। 15 अगस्त को जो मंदिर था, जो मस्जिद थी। शायद बाबरी मस्जिद विवाद को सुलझाने की उनकी एक कोशिश उनकी सरकार के गिरने की वजह बनी। हालांकि राजीव गांधी ने बहाना ये दिया कि हरियाणा के कुछ कांस्टेबल उनकी निगरानी कर रहे थे। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं, राजीव गांधी ने मुझे दिल्ली बुलाकर कहा कि क्या मैं चंद्रशेखर को इस्तीफा वापस लेने के लिए मना सकता हूं। मैं चंद्रशेखर के पास गया। उन्होंने मेरे आने की वजह पूछी। मैंने कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने रूखे अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें राजीव ने भेजा है? मैंने कहा कुछ गलत फहमी हुई है। कांग्रेस नहीं चाहती कि आपकी सरकार गिरे। आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। हम चाहते हैं कि आप अपने पद पर बने रहें। चंद्रशेखर गुस्से से कांपते हुए बोले, आप प्रधानमंत्री के पद का इस तरह कैसे उपहास कर सकते हैं? आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी इस पद पर रह चुके हैं। क्या कांग्रेस वाकई ये मानती है कि मैं राजीव की जासूसी के लिए पुलिस के सिपाही भेजूंगा? फिर उन्होंने आखिरी वाक्य कहा, जाओ और उनसे कह दो चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता।